आप सभी का स्वागत है हमारे आज के सेशन में। आज जो है हम पहली डेमो क्लास देख रहे हैं और मैं आज बात करने वाला हूँ कि भाई सामान्य जो सिलेबस के साथ सामान्य जो हम जनरल स्टडीज पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, रीजनिंग पढ़ते हैं, उसके साथ किस तरह के एग्जाम हम दिला सकते हैं, प्रोस्पेक्टस क्या है कि भाई हम आगे कितना बढ़ सकते हैं, किन किन एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं, इसी पर ही आज हमको यहाँ पर बात करना है। ठीक है तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो आपका सिविल सर्विसेज है ना, ठीक है। तो जो सिविल सर्विसेज है इसमें देखिए, ये जो एग्जाम होंगे ये दो स्तर पर हम यहाँ पर देते हैं, है ना। दो स्तर पर आपको यहाँ पर एग्जाम देखने को मिलेंगे। एक तो हम केंद्र स्तर पर या सेंट्रल लेवल के एग्जाम देखते हैं और दूसरे देखते हैं स्टेट लेवल पर, है ना। कुछ लोगों के लिए क्लास कोई मायने का नहीं रखता है, कुछ लोगों के लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनको पता नहीं कि वो किस किस तरह के एग्जाम को एक्सप्लोर कर सकते हैं, किस किस तरह के एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो जो नए बच्चे हैं उनके लिए ये जो क्लास रहेगी वो उपयोगी होगी। ठीक है, तो देखो सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल दो लेवल पर आपको एग्जाम्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, सेंट्रल लेवल पर अगर हम सर्वोच्च संस्था की बात करें, जो सबसे बड़ी संस्था है ना, वो है यूपीएससी, है ना। तो यूपीएससी अर्थात संघ लोक सेवा आयोग जो है, ये जो है जो राज्य स्तर पर यानी केंद्र स्तर पर जितने भी प्रशासनिक सेवाएं हैं उनके लिए एग्जाम्स लेता है ना। और इसमें ना मुख्यतः 6 तरह की आपको सर्विसेज देखने को मिलती हैं जो केंद्र स्तर पर है। एक है आईएएस, जहां से आप कलेक्टर बनते हैं। आईआरएस, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज। आईईएस, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज। आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। फिर है आईआरएस, इंडियन रेलवे सर्विसेज। और आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। ठीक है, और लास्ट में आपको जो सुरक्षा बल है उनके लिए कैफ का एग्जाम देखने को मिलता है। ठीक है, जो काम यूपीएससी सेंट्रल लेवल पर कर रहा है, सेम चीज स्टेट लेवल पर प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु एक संस्थान है, वो है आपका पीएससी, है पब्लिक सर्विस कमीशन इसे हम कहते हैं। और जिस भी राज्य का सर्विस कमीशन होगा, है ना, उसके नाम के आगे उसका राज्य का नाम लिखा होगा। छत्तीसगढ़ में हम अगर देखते हैं तो सीजीपीएससी जो है सर्वोच्च संस्था है प्रशासनिक सेवाओं के लिए एग्जाम देने के लिए। ठीक है, अब देखिए ये भी बहुत सारे एग्जाम लेता है ना, चाहे वो आपके स्टेट सर्विसेज के लिए हो, है ना। ठीक है, स्टेट सर्विसेज में प्रशासनिक सेवाओं के लिए या स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए हो, है ना। तो ये विभिन्न तरह के एग्जाम ये भी लेता है ना। अब देखो, इसके बाद सीजीपीएससी तो लेता है, इसी से ही आप इसका जो सर्वोच्च पद होता है वो डीसी का होता है, डिप्टी कलेक्टर का। और यहाँ पर ये सर्वोच्च पद होता है आईएएस का, जो कलेक्टर बनता है। ठीक है, इसके अलावा स्टेट पीएससी बहुत सारे एग्जाम्स लेते हैं, चाहे वो डीसी है, चाहे वो जेलर का हो, चाहे वो आबकारी का हो, है ना, महिला बाल विकास अधिकारी है ना, जो भी पोस्ट उसको दिए जाते हैं वो सबका एग्जाम देता है। उसके बाद विभागीय स्तर पर जितने भी अधिकारियों की नियुक्ति है ना, विभागीय कर्मचारियों अधिकारियों की नियुक्ति हेतु सेंट्रल लेवल पर एक संस्था है जिसका नाम है एसएससी, है ना। क्या है? एसएससी। ठीक है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इसे कहा जाता है, हिंदी में कर्मचारी चयन आयोग इसे कहते हैं हम, है ना। ये भी साल में बहुत सारे एग्जाम लेता है और कई लेवल पर लेता है। एक लेवल जो होता है वो हायर सेकेंडरी लेवल पर है, सीएचएसएल जिसे हम कहते हैं, है ना। ठीक है, क्या? कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। दूसरा जो होता है वो है सीजीएल, है ना, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल पर,
है ना, ग्रेजुएशन आपने अगर कर लिया है तो आप इसके लिए पात्र हैं। और हायर सेकेंडरी अर्थात अगर आपने 12वीं पास कर लिया है तो आप इस एग्जाम के लिए पात्र हो जाते हैं। इसके अलावा दो एग्जाम और होते हैं, एक होता है सीपीओ का, है ना, और दूसरा होता है जीडी का। ठीक है। ये भी क्या है, एसएससी इसका एग्जाम लेता है। ठीक है, सेम चीज जो एसएससी कर रहा है सेंट्रल लेवल पर, वही चीज स्टेट लेवल पर जो है वो कौन कर रहा है, आपका सीजी व्यापम, है ना। छत्तीसगढ़ में क्या है, सीजी व्यापम जो है यही क्या कर रहा है, स्टेट लेवल पर कर रहा है। ठीक है, सीजी व्यापम जितने भी छत्तीसगढ़ में विभागीय कर्मचारी हैं उनकी नियुक्ति हेतु एग्जाम लेता है। इसके अलावा व्यावसायिक जो परीक्षाएं होती हैं, है ना, जो आपकी क्वालिफाइंग एग्जाम्स होते हैं, चाहे सीजी टेट हो चाहे अन्य एग्जाम हो, वो भी कौन कंडक्ट कराता है, आपका सीजी व्यापम कराता है। व्यावसायिक परीक्षा मंडल कैसे कहते हैं, पूरा पूरा नाम इसका व्यावसायिक परीक्षा मंडल है, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल। ठीक है, सीजी व्यापम जो है ये हम देखते हैं कि भाई पटवारी का एग्जाम लेता है ना, आरआई का लेगा, एसआई का लेगा, है ना, या रेलवे का लेगा। ठीक है, क्लियर। तो आपको इस तरह के एग्जाम्स देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं। उसके बाद अब ये तो हो गए भाई कि केंद्रीय प्रशासनिक प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति हो गई, या स्टाफ या विभागों के कर्मचारियों अधिकारियों की नियुक्ति हो गई। ये अलग अलग संस्थाएं जो है एग्जाम ले ले। इसके इतर हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा, है ना, रिक्रूटमेंट जो प्रदान करता है ना, वो है आपका रेलवे। ठीक है, कौन, आपका रेलवे। तो रेलवे के जो एग्जाम होते हैं वो कंडक्ट कराता है कौन, आरआरबी कंडक्ट कराता है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड कहते हैं इसको, है। रेलवे जो है ये ऐसे तो तीन स्तर के एग्जाम, तीन स्तर के कर्मचारी होते हैं, है ना, लेकिन इसमें जो आरआरबी जो है ना, वो जो ग्रेड 1 के कर्मचारी, ग्रुप ए लेवल के कर्मचारी हैं, उनकी नियुक्ति वो इंडियन रेलवे सर्विसेज से कर लेता है, अधिकारियों की नियुक्ति को। लेकिन स्टेट लेवल पर जो कर्मचारी की नियुक्ति है वो आपकी ग्रुप सी और ग्रुप डी के द्वारा इनके पोस्ट भरे जाते हैं। ग्रुप सी और ग्रुप डी का एग्जाम होता है, ये ग्रुप सी और ग्रुप डी। ग्रुप सी में जहां पर टीसी, टीटीई, है ना, ठीक है, इसके अलावा गुड्स गार्ड, अभी जैसे वैकेंसी आई, है ना, आपकी एनटीपीसी की, है ना, क्या, एनटीपीसी। तो एनटीपीसी में दो लेवल के आपको क्या देखने को मिले, आपको पोस्ट देखने को मिले। तो पहले तो मैं एनटीपीसी का फुल फॉर्म बता दूं। एनटीपीसी का मतलब होता है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, वो नहीं, है ना। एनटीपीसी रेलवे के संदर्भ में इसका पूरा नाम होता है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, है ना, क्या, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी कहते हैं। तो ग्रुप सी के लेवल के जो पोस्ट हैं वो एनटीपीसी के द्वारा आपकी, है ना, यहाँ पर रिक्रूटमेंट होती है। टेक्निकल वाली तो अलग होती है, उसमें जेई हो या और टेक्निकल स्टाफ है या लोको पायलट है, उसकी नियुक्ति वो अलग से एग्जाम लेगा, लोको पायलट का अलग लेगा। लेकिन जो नॉन टेक्निकल एग्जाम्स हैं, जैसे कि भाई कोई व्यक्ति जो है वो गैर तकनीकी क्षेत्र से आता है, जिसने इंजीनियरिंग नहीं किया, पॉलिटेक्निक नहीं किया, तो उनकी भर्ती जो है वो इस एग्जाम के द्वारा कंडक्ट होती है। ग्रुप सी के लिए एनटीपीसी का एग्जाम होता है ना, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। अब देखो इसमें टीसी, टीटी, है ना, गुड्स गार्ड, है ना, टिकट कलेक्टर, टिकट ट्रैवल टिकट एग्जामिनर, टीटी बोलते हैं जिसे, है ना। इसके अलावा आपका जहां पर टिकट डिस्ट्रीब्यूटर, टिकट जो सेलर होता है आपका, या टिकट स्टाफ जो होता है, वो इन सबके एग्जाम्स ये कौन कंडक्ट कराता है, आरआरबी कंडक्ट कराता है एनटीपीसी एग्जाम के थ्रू। ठीक है, अभी फेब से आपके फरवरी से एग्जाम एनटीपीसी के चालू हो जाएंगे, पीजी लेवल के, फिर यूजी लेवल होगा। ठीक है, उसके बाद ग्रुप डी। ग्रुप डी जो है ये सबसे लोअर पोस्ट है रेलवेज में, है ना। तो ये गनमैन हो गया, है ना, ट्रैकमैन हो गया, पोर्टर हो गया, प्यून हो गया, है ना, और कुछ टेक्निकल, है ना, जो पोस्ट है वो ग्रुप डी के अंतर्गत आते हैं, है ना। ये सबसे निम्न स्तर का पोस्ट है ना। इसके अलावा आप ग्रुप, हाँ ये है, जरूर है कि आप हर 2 वर्ष में विभागीय एग्जाम होते हैं रेलवे में, तो आप एग्जाम देकर आगे जल्दी जल्दी बढ़ सकते हैं, है ना।
पहले आप अगर ग्रुप डी में हैं तो आपने विभागीय एग्जाम दिया, जूनियर क्लर्क हो गए, जूनियर क्लर्क के बाद आपने फिर एग्जाम दिया, सीनियर क्लर्क हो गए। तो इस तरह से विभागीय एग्जाम होते हैं रेलवेज में, ठीक है। तो ग्रुप सी, ग्रुप डी, है ना, ठीक है। इसके अलावा आगे हम बात करें तो अन्य संस्थाएं हैं जो और एग्जाम्स लेती हैं, है ना। रेलवेज को तो मैंने बता ही दिया कि भाई ग्रुप सी, ग्रुप डी के एग्जाम्स आपको मैं पहले बता देता हूँ। हजारों में पोस्ट आएंगे छत्तीसगढ़ में, है ना, हजारों में पोस्ट आने वाले हैं। चिंता करने की जरूरत नहीं है, टेक्निकल वालों के लिए अलग रहेगा, नॉन टेक्निकल वालों के लिए वैकेंसीज अलग रहेंगी, है ना। टेक्निकल वाले टेक्निकल में जाएंगे, नॉन टेक्निकल वाले नॉन टेक्निकल में जाएंगे, है ना। दोनों चीजें अलग अलग रहेंगी, है ना। ऐसा नहीं कि ग्रुप डी से पूरी तरह से केवल टेक्निकल वालों को ही एंट्री यहाँ पर दी जाए, है ना, ठीक है। फिर हम आगे बात करते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो, है ना। इंटेलिजेंस ब्यूरो, अगर आप बैंकिंग के एग्जाम्स देते हैं तो इंटेलिजेंस ब्यूरो, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, है ना, खासकर कॉमर्स वालों के लिए, है ना, इंटेलिजेंस ब्यूरो का एग्जाम होता है, एफसीआई का एग्जाम होता है, इसके अलावा नाबार्ड का एग्जाम होता है ना, ठीक है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंटेलिजेंस ब्यूरो, है ना। इसके अलावा नाबार्ड, है ना, क्या जी आपका नाबार्ड। नाबार्ड क्या है, एक बैंक है ना, ठीक है। क्या नाबार्ड क्या है, बैंक है। इसका पूरा नाम क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, है ना, ठीक है। ये एक सरकारी संस्था है और नॉन फाइनेंशियल क्या है, संस्था है ना। व्यवसाय करने के उद्देश्य से इसका स्थापना नहीं हुआ है। ये क्या कराती है, ग्रामीण क्षेत्रों में और एग्रीकल्चर के विकास हेतु क्या कराती है, आपको फंड उपलब्ध कराती है नाबार्ड जो है, ठीक है। तो इसके इसके एग्जाम्स होते हैं। इसके अलावा अगर हम आगे बात करें बैंकिंग सेक्टर की, तो बैंकिंग सेक्टर में आपके आपको देखने को मिल जाएगा आईबीपीएस, जिसका जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है ना, क्या, आईबीपीएस, ठीक है। आईबीपीएस जो है ये संस्था क्या करती है, भारत में, है ना, जो आपका सरकारी बैंक है ना, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन इसका पूरा नाम है। एसबीआई को छोड़कर, है ना, एसबीआई तो खुद कंडक्ट कराती है एग्जाम्स, इसको छोड़कर आईबीपीएस जो है ये क्या कराता है, इसको छोड़कर जितने भी सरकारी बैंक हैं उनके लिए एग्जाम कंडक्ट कराती है। और वो अलग अलग लेवल पर एग्जाम लेती है, क्लर्कियल लेवल पर होती है, एक प्रोबनरी ऑफिसर के लेवल पर होती है। तो ये दो पोस्ट मुख्य होते हैं। इसके अलावा आपका भाषा अधिकारी, वो उसका पोस्ट अलग निकलता है ना। तो आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस प्रोबनरी ऑफिसर, ये इसके पोस्ट आपको देखने को मिलते हैं साल भर में। मैं ये सब चीजें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बच्चे क्या होते हैं कि उनको पता नहीं होता कि भाई स्कोप्स क्या क्या है ना, आगे हम क्या क्या की तैयारी कर सकते हैं। जैसे एसएससी है ना, आप इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकते हैं, जीएसटी ऑफिसर बन सकते हैं, इस तरह के एग्जाम भी होते हैं, है ना, ठीक है। तो आपको एक्सप्लोर करना है। मैंने ये सब, ये जितने भी अभी तक मैंने बताई, कॉमन कहीं ना कहीं आपको क्या मिलेंगे, कॉमन सब्जेक्ट वाले एग्जाम्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आईबीपीएस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप सीबीटी, है ना, देने के लिए रेडी रहते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देने के लिए रेडी रहते हैं, है ना। इसमें क्या है, आईबीपीएस में फर्क ये आ जाता है, या बैंक लेवल के एग्जाम से फर्क ये आ जाता है कि आपको जो कैलकुलेशन है वो बहुत जल्दी करना होता है, क्योंकि प्रश्न ज्यादा होते हैं और आपको बहुत ही सीमित समय के अंदर उसको सॉल्व करना होता है ना। तो क्लर्क है, प्रोबनरी ऑफिसर है। इसके अलावा आईबीपीएस जो है ये सेंट्रल लेवल पर तो ये ले ही रहा है। इसके अलावा रीजनल रूरल बैंक, है ना, रीजनल रूरल बैंक के लिए भी एग्जाम लेता है ना, जिनको आरआरबी कह दिया जाता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जिन्हें कहा जाता है उनके लिए भी एग्जाम लेता है, और वो क्लर्क की भर्ती क्या करता है ना। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक जो होगा ना, उसके लिए भी भर्ती कौन करता है, आपका आईबीपीएस ही करता है, ठीक है, क्लियर है। तो देखिए आप, हमने कितने सारे एग्जाम्स यहाँ पर देखे साल भर में, है ना। हमको बहुत सारे एग्जाम देखने को मिलते हैं अगर आप प्रॉपर तैयारी करते हैं, अगर आप, आपका बेस बहुत स्ट्रांग है ना, किसी भी चीज में आप, चाहे जनरल स्टडीज की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप मैथ्स या रीजनिंग एप्टीट्यूड की तैयारी कर रहे हैं, है ना, आपका अगर या लैंग्वेज की तैयारी कर रहे हैं, आपका बेस अगर अच्छा होता है तो आप सभी एग्जाम्स के लिए क्या होते हैं, फिट हो जाते हैं, ठीक है। तो अब उसमें फिर आपको एग्जाम निकालना
आसान हो जाता है। आईबीपीएस या बैंकिंग लेवल के जो एग्जाम होते हैं वो 2-3 स्तर पर होते हैं। पहला जो स्तर जहां तक मुझे अभी पता है कि भाई आईबीपीएस में आपका सीबीटी यानी पेपर 1 होगा, फर्स्ट पेपर होगा, सीबीटी 1 की तरह होता है, रेलवे की सीबीटी 1 की तरह, है ना। फिर 2 होगा, है ना, मेंस होगा, है ना। फिर उसके बाद आपको क्या किया जाएगा, यहाँ पर ग्रुप डिस्कशन एक होता है, जीडी, उसके लिए बुलाया जाता है ना। फिर देन इंटरव्यू, उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है। तो इस तरह से जो बैंकिंग सेक्टर है उसमें एग्जाम्स होते हैं। सिविल सर्विसेज का अपना तरीका है, पहले वो प्रीलिम्स लेते हैं, ऑब्जेक्टिव लेवल पर एग्जाम लेते हैं, फिर उसके बाद मेंस होता है जहां पर आपको क्या करना पड़ता है, उत्तर को लिखना भी पड़ता है ना। ठीक है, क्लियर है। तो ये इतने तरह के एग्जाम आप साल भर में दिला सकते हैं। और ये जो मेरा आज का है ना सेशन लेने का उद्देश्य यही था कि भाई आप इतने सारे एग्जाम्स जो कॉमन क्या करते हैं सब्जेक्ट रखते हैं इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। चाहे वो आईबी हो, चाहे एफसीआई हो, चाहे नाबार्ड हो, चाहे बैंकिंग सेक्टर में और भी बहुत पूरा सारे एग्जाम्स निकलते हैं, है ना। इसके अलावा ये ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, इस तरह के बैंकिंग का बहुत सारे एग्जाम्स होता है ना। ठीक है, ये प्राइवेट बैंक्स भी क्या निकालते हैं, वैकेंसीज निकालते हैं। तो बैंकिंग सेक्टर, है ना, ये ये सब जो है, ये जो है, ये जितने भी एग्जाम्स हैं ये बैंकिंग सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। इनकी तैयारी थोड़ा आपको अलग तरीके से करना पड़ता है। बाकी ये जितने एग्जाम्स हैं इनमें आपकी एक कॉमन तैयारी अगर आप करते हो, जैसे आपने एसएससी लेवल का तैयारी कर लिया तो आप रेलवेज भी निकालोगे, व्यापम भी निकाल लोगे, है ना। ये धोखा है, भ्रम है कि भाई कि नहीं केवल व्यापम को टारगेट करना है। आज के जिस तरह का परिवेश है, वैकेंसीज है ना, देखो जो ब्रिलियंट है उनके लिए नहीं लगता, है ना। एक टारगेट बना के पढ़े वो अच्छी बात है, सबका अपना अपना तैयारी करने का और अपना अपना जो गोल होता है वो सेट होता है, वो अलग चीज है। लेकिन जो बहुत समय से तैयारी कर रहे हैं उनके पास ऑप्शंस नहीं बचे हैं, उनके लिए होता क्या है, या जिनके पास समय कम है वो तैयारी को इतना अच्छे से कर ले। अगर आप एसएससी लेवल का मैथ्स आपको आता है, मैथ्स रीजनिंग आता है, तो आप आराम से क्या कर सकते हैं, रेलवेज क्लियर कर सकते हैं, व्यापम क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको पीएससी लेवल का जनरल स्टडीज आता है तो एसएससी के क्वेश्चन आपसे आराम से बनेंगे, रेलवेज के क्वेश्चन भी आपसे बहुत आराम से बनेंगे, है ना। तो पीएससी लेवल का आपको जनरल स्टडीज आना चाहिए, और एसएससी लेवल का अगर आप मैथ्स कर लेते हो, है ना, तो ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिससे आप क्रैक नहीं कर सकते भारत भर में। ठीक है, तो उस लेवल की आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, अच्छे बुक्स पढ़ने पड़ेंगे, आपको देखना पड़ेगा कि भाई, है ना, आप जो पढ़ रहे हैं वो कंटेंट आपका सही है कि नहीं। ठीक, देखो किसी भी बच्चे के एग्जाम से या निकालने ना निकलने के 2-3 कारण होते हैं। उनमें पहला जो कारण होता है वो कंटेंट होता है ना, है ना, कंटेंट। अगर आपके पास सही कंटेंट नहीं है, आपने सही तरीके से पढ़ा नहीं है ना, प्रारंभिक पढ़ाई पढ़ाई आपने सही तरीके से नहीं की है, तो आपसे प्रश्न नहीं बनेंगे। ठीक है, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे प्रश्न नहीं बन रहे हैं, आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है, तो दूसरा कारण आपका होगा कि भाई कंटेंट तो है आपके पास, है ना, लेकिन आप क्या नहीं कर रहे हैं, है ना, पढ़ नहीं रहे हैं, है ना। अगर आप पढ़ नहीं रहे हैं तो क्या होगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अब देखो, आप कंटेंट भी है, पढ़ भी रहे हैं, लेकिन यहाँ पर याद नहीं होता, है ना, तो आपसे प्रश्न नहीं बन रहा है, आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है ना। ये प्रॉब्लम है याद नहीं होने की, है ना। तो उसके लिए भी अलग उपाय होते हैं, है ना। आप प्रैक्टिस करिए, जितना हो सके माइंड को शांत रखने की कोशिश करिए, है ना। कुछ ऐसे चीजों से थ्योरेटिकल क्वेश्चन से कनेक्ट करके उसको याद करने की कोशिश करिए जिससे वो आपके लिए आसान हो जाए। भौतिक, है ना, चीजों से दूर रहिए, लोगों से ज्यादा मेल मिलाप बंद करिए, सोशल मीडिया का संचालन बंद करिए, ताकि आपका एक कॉन्सेंट्रेटेड माइंड से क्या कर सके, पढ़ सके, है ना। अगर आपको सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है तो आपको कुछ चीजें करनी होंगी, जैसे, है ना, सबसे पहले तो आप मॉर्निंग में, है ना, आप जो भी मॉर्निंग में उठकर, अर्ली मॉर्निंग उठ के आपको पढ़ना चाहिए, 2 घंटे की पढ़ाई करनी चाहिए। इसके अलावा आपको थोड़ा सा एक्सरसाइज, 15 मिनट, 15 मिनट्स का एक्सरसाइज मिनिमम, और योगा, है ना, और ध्यान या मेडिटेशन, है ना,
आपको कम से कम 15 मिनट का करना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपकी कंसंट्रेशन लेवल जो है धीरे धीरे बढ़ जाता है। शुरू शुरू में आपको लगेगा कि अरे ये क्या फालतू चीज है, लेकिन आप इतना करते हैं तो वो आधे घंटे की जो चीज है वो आपको बहुत हेल्प करती है। उसके अलावा फिर आपका जो इवनिंग है ना, ये किसी भी बच्चे के लिए या किसी भी लेवल के बच्चे के लिए क्या है, उपयोगी होगा, क्योंकि आप अगर तैयारी भी कर रहे हो या आप जॉब कर रहे हो और उसके साथ तैयारी कर रहे हो, तो ये आसानी से आप ये चीजें कर सकते हैं। 2 घंटे मॉर्निंग उठ के पढ़िए, एक्सरसाइज करिए, है ना, योगा करिए। शाम में फिर आप क्या करिए, 2 से 3 घंटे शाम निकालिए। 5 घंटे भी आप डेली पढ़ते हैं, है ना, गोल सेट करके, है ना, तो ये भी पर्याप्त होते हैं आपके, है ना, एग्जाम क्लियर करने के लिए। साथ में अगर आपको ये चीज करनी है, देखो माइंड के लिए तो आपने क्या कर लिया, ये ध्यान कर लिया, एक्सरसाइज कर लिया, है ना, तो आप रिफ्रेश रहेंगे, है ना, स्लीप बहुत जरूरी है ना। अब होता क्या है, ये तो आपका फिजिकल हेल्थ के लिए होगा। मेंटल हेल्थ के लिए आपको क्या करना चाहिए, सॉरी, ये तो हो गया मेंटल हेल्थ का, है ना, मेंटल फिजिकल हेल्थ का। ठीक है, एक्सरसाइज कर लिए, योगा कर लिए। अब इसके अलावा क्या करना चाहिए आपको, थोड़ा सा अपने रेस्ट पर ध्यान देना चाहिए, पर्याप्त नींद लेनी चाहिए। पर्याप्त नींद कहने से कम 7 घंटे आपको सोना चाहिए, 6 से 7 घंटे मिनिमम, है ना। इतना नींद आपको पर्याप्त है। 6 घंटे आप अगर सोते हैं केवल, तो दोपहर में आप सोने का ट्राई करिए, आधे एक घंटे का नैप लीजिए दोपहर में, जिससे आपका शरीर रिफ्रेशिंग रहे। इसके अलावा जो अगली चीज है वो है खान पान, है ना। खान पान बहुत लाइट रहना चाहिए, ताकि आपका शरीर क्या, भारी महसूस ना हो, आपको थकावट महसूस ना हो। तो उस तरह की चीजें लेनी चाहिए। अंकुरित अनाज आप यूज कर सकते हो, चना है ना, मूंग है, ठीक है, ड्राई फ्रूट्स हैं, है ना। इसके अलावा मूंगफली है ना? ठीक है, इनको भिगा कर आप खाइए, है ना, ठीक है। दूध के साथ ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, तो ये शरीर को आपको एनर्जी देंगे दिन भर क्या करने के लिए, चलने के लिए। तो ये सिर्फ तैयारी जो है, ये केवल सिर्फ याद करने का खेल नहीं है। मेंटल और फिजिकल हेल्थ अगर आपके साथ नहीं है, तो फिर आपको दिक्कत होती है बहुत सारी चीजें, है ना। क्योंकि एनर्जी बहुत जरूरी है। एक दिन पढ़ सकते हो, 2 दिन पढ़ सकते हो, लगातार साल भर 6 महीने के लिए आपको अगर तैयारी करनी है, तो उसी ऊर्जा से अगर आपको बने रहना है, तो आपको अपने मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर ध्यान देना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तैयारी करने से पहले तो अपने को डिसाइड करना चाहिए कि भाई अपन किस चीज पर फोकस कर रहे हैं। अपना, है ना, फिजिकल हेल्थ मेंटल हेल्थ सही बना के रखें। फिर सही बुक का चुनाव बहुत जरूरी है ना। बुक्स जो आप पढ़ रहे हैं, है ना, वो बहुत जरूरी है। मैं यहाँ पर सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि कोई सा बुक लेनी चाहिए, कौन सा नहीं, है ना, ये मैं क्लास के दौरान बताऊंगा। लेकिन आपको बहुत जरूरी है कि भाई आपका मेंटल फिजिकल हेल्थ तो अच्छा होना चाहिए। आप जो कंटेंट पढ़ रहे हैं वो बहुत जरूरी है ना। आप जब कोई टीचर से पढ़ रहे हैं या यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, किसी माध्यम से पढ़ रहे हैं, तो रिवीजन बहुत जरूरी है। रिवीजन के साथ आपको ऑब्जेक्टिव करना बहुत जरूरी है। बिना ऑब्जेक्टिव या मैथ्स में अगर आप कर रहे हैं तो बिना प्रैक्टिस के, है ना, बिना देखे, है ना, अगर आप प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं, तब जाके आपकी तैयारी क्या होगी, पूर्ण होगी। और इसके अलावा आपके जो पढ़ाई में कॉन्फिडेंस आएगा, है ना। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव बहुत जरूरी है, रिवीजन बहुत जरूरी है। आपने जो पढ़ा उसको हर वीक क्या करिए, एक बार रिवाइज करने की कोशिश करिए। 7 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में आपने जो पढ़ा उसको एक बार रिवाइज करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि आप अगर पूरा कोर्स पढ़ते हो, उसका रिवीजन करने जाते हो, तो तब तक आप बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं। लेकिन अगर वीकली रिवाइज करें, है ना, या 15 डेज में, फिर उसका 30 डेज में, तो इस तरह की अगर आप चीजें अपनाते हैं, तो आपको बहुत हेल्प होता है रिवाइज करने में। बच्चे क्या करते हैं, रिवाइज नहीं करते, एक बार पढ़ा उसका छोड़ दिया, और इसी कारण क्या होता है कि आप क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं, है ना। तो भूलने की प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना है, तो आपको रिवीजन, है ना, और समराइजेशन बहुत जरूरी है ना। रिवीजन आप अगर नहीं करेंगे तो आपको दिक्कत होगी। नोट्स जो होता है ना, आपको बहुत ही कंसाइज बनाना चाहिए, आपकी समझ में आ जाए ऐसी चीज होनी चाहिए उसमें। और इसके अलावा अगर कोई एक्स्ट्रा फैक्ट है, तो उसके लिए आपको वहां पर जगह छोड़ देनी होगी। जो आपको मेन कंटेंट दिखता है उसको अच्छे से रखिए। इसके अलावा किनारे आप एक्स्ट्रा कंटेंट को वहां पर डाल सकते हैं। हमेशा नोट्स बनाते हुए जगह छोड़ना चाहिए, है ना, ताकि कुछ नई चीजें ऐड करते बने, है ना।
तो मैं बता रहा था कि भाई नोट्स कैसा बनना चाहिए, है ना। स्पाइरल कॉपी के यूज करें तो ज्यादा अच्छा है ना। इसके अलावा भूलने वाली प्रॉब्लम के लिए यही है कि रिवीजन अगर आप नहीं करेंगे तो दिक्कत है। रिवीजन कैसे करना है, तो रिवीजन आपने जो पढ़ा है ना, उसको एक बार पढ़िए वापस से, है ना, थ्योरेटिकली जो जो इम्पोर्टेंट है उसको, टॉपिक्स हैं उनको देखते जाइए, है ना, इम्पोर्टेंट चीजों को देखते जाइए। और एक बार क्या आप लिखने की कोशिश करिए उन चीजों को कि भाई फला चीज क्या है, फला चीज क्या है ना। उसके बाद अगर आप ऑब्जेक्टिव कर सकते हैं तो ऑब्जेक्टिव करिए। यानी 6 डेज आप मेहनत करते हैं, है ना, तो उसको कम से कम जितना 6 दिन आपने पढ़ा उसको 3 से 4 घंटा रिवाइज करना आपको बहुत जरूरी है ना। और 2-3 घंटे की आउटिंग पे आप जा सकते हैं। अगर 6 दिन अगर आप जमकर मेहनत करते हो तो एक जो दिन होता है, संडे होता है, उसको आप इंजॉय भी कर सकते हो, है ना। इससे क्या होगा कि आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो सही बनी रहेगी, है ना। और आपका क्या होगा, उस चीज में मन लगा रहेगा, वरना वो उबाऊ हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो 2-3 घंटे का आउटिंग आप कहीं पे जा सकते हैं, घूम के आ सकते हैं, मूवी देख के आ गए, है ना, कहीं घूम के आ गए, है ना, आसपास के क्षेत्रों को एक्सप्लोर कर लिया। लेकिन उसके बाद कम से कम रात का जो समय है इसमें रिविजन आपको वापस से करना चाहिए, 3 से 4 घंटे जो भी आपने वीक में पढ़ा है उसको। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप करते हैं तो आपके लिए आसान हो जाएगा। नोट्स बनाते समय एक चीज और ध्यान रखनी चाहिए कि नोट्स जब बनाते हो आप, है ना, तो उसमें वेब मैपिंग का यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। वेब मैपिंग और इसके अलावा मैप्स के थ्रू स्टडी, है ना। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके लिए चीजें आसान हो जाती हैं। एक दूसरे को कनेक्ट करके पढ़ने से आपको चीजें ज्यादा टाइम तक याद रहती है। केवल आप फैक्चुअल पढ़ रहे हैं, है ना, केवल फैक्ट आप याद कर रहे हैं तो 4 दिन तक याद रहेगा, उसके अंदर भूल जाएंगे। ठीक है, अगर आप क्या करते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, मैपिंग करके पढ़ते हैं, वेब मैपिंग करके पढ़ते हैं, एक दूसरे को कनेक्ट करके पढ़ते हैं, तो लंबे समय तक याद रहता है। और कहीं ना कहीं वो बैक माइंड में भी रहता है जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, है ना। तो यही सब चीजें हैं जो एक स्टूडेंट को ध्यान रखनी चाहिए, है ना। मेरी आज जो वीडियो है इसी के ऊपर थी, है ना। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखना चाहिए कि भाई कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है ना। कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी, है ना। आप भले ही दिन में 4 घंटे से 5 घंटे पढ़ रहे हैं, जरूरी नहीं कि आपको 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा पढ़ रहे हैं। आप इस 4 से 5 घंटे में पढ़ने की क्वालिटी कैसी है ये इंपॉर्टेंट है। आप केवल बुक को खोल के बैठे हुए 4 से 5 घंटे तो ये कोई मतलब नहीं है ना। आपको अगर पढ़ना है तो आप क्वालिटी टाइम दीजिए उसको। 4 से 5 घंटे कोई डिस्टर्बेंस नहीं, अच्छे से पढ़िए, ध्यान देके पढ़िए, वन सिटिंग में पढ़िए, पढ़ने की कोशिश करिए। और डेली होना चाहिए, कंसिस्टेंसी बनी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज मैंने 4 घंटा पढ़ा, कल मैं नहीं पढ़ा, फिर परसों पढ़ा, फिर दूसरे दिन नहीं पढ़ा, है ना। तो ये कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। सिविल सर्विसेज में अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ नहीं पढ़ रहे हैं तो वो जो ब्रेक डाउन होता है बीच में, है ना, जो लिंक होता है वो टूट जाता है। उसके बाद क्या है, फिर से आपको रिस्टार्ट करने में बहुत दिक्कत होती है ना। तो कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है ना। साथ ही साथ, है ना, जब आप पढ़ रहे हैं तो आपका ध्यान जो है एकाग्रचित्ता होनी चाहिए पढ़ाई में, इधर उधर नहीं होना चाहिए। आपको अपना टारगेट से भटकना भी नहीं कि, है ना, कि भाई मुझे आज अगर 10 पन्ना पढ़ना है तो 10 पन्ना पढ़ना है, उससे हिलना नहीं है, 10 पन्ने से कम नहीं होना चाहिए। तो वो टारगेट बना के आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा, आपका सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा। अब अभी सिविल सर्विसेज या सीजीपीएससी है ना, 60 डेज ऑलमोस्ट आपके पास होंगे। तो उसमें अगर आपको तैयारी करनी है तो वो जितने इंपॉर्टेंट सेक्शन है उनको पहले पढ़ने की कोशिश करेंगे, है ना। और एक टारगेट बना के पढ़ेंगे कि भाई क्या क्या आया है ना। तो उसके लिए क्या होता है कि भाई प्रीवियस ईयर पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आपको देखना पड़ेगा कि भाई पैटर्न क्या है ना, कहाँ से एग्जाम, कहाँ से जो पेपर सेटर है वो क्वेश्चन पूछ रहा है, कहाँ से क्वेश्चंस की जो दोबारा आने की चांसेस है ना, वो कहाँ पर ज्यादा है ना, रिपीट कहाँ पर से हो रहे हैं क्वेश्चन। तो उसको ध्यान रखना। प्रीवियस पेपर आपको एक मोटा मोटा आइडिया देते हैं कि पेपर कैसा आने वाला है ना, किस तरह का पेपर होगा, क्या लेवल होगा, है ना, जो आपको हेल्प करता है। तो प्रीवियस ईयर पेपर जरूर सॉल्व करने चाहिए, है ना। प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो आपको बहुत हेल्प करते हैं एग्जाम क्रैक करने के लिए, है ना। मोस्टली क्वेश्चन 30 to 40% क्वेश्चन तो आपको रिपीट होते हुए दिखते ही, है ना। और ट्राई करना चाहिए एकदम ज्यादा एक्सट्रीम
तोपचंद जैसी पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, पीएचडी वाली जैसी। आपको बेसिक जो जरूरी है ना, वो जरूर अच्छे से करना चाहिए, है ना, ताकि आपका जो बेसिक लेवल के क्वेश्चन है वो ना छूटे। क्योंकि कोई बच्चा 100 ऑन 100 करके ही पास नहीं होता, है ना। 100 नंबर में आप 80 नंबर में ही सिलेक्शन हो जाएगा आपका, ठीक है। तो खासकर वनडे एग्जाम के लिए है ना, जो बेसिक्स है उस पर आपको स्टक रहना चाहिए, ठीक है। एक एग्जाम नहीं निकलेगा, दूसरा तीसरा, है ना, लेकिन चौथा एग्जाम निकलेगा आपका, ठीक है। तो तैयारी हमको कुछ इस तरह से रखना है, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो ठीक लग रहा होगा। हमने आज चर्चा की कि भाई एग्जाम्स किस किस टाइप के हैं, साल भर में हम किस तरह के एग्जाम दिला सकते हैं, तैयारी कैसे करनी चाहिए, नोट्स क्या क्या हो सकते हैं, पढ़ना कैसे है, याद कैसे रखना है, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। छोटे छोटे आप चस्पे भी बना सकते हैं दीवार पे लगाने के लिए। जो जो खासकर जैसे हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हिस्ट्री में हमको टाइम लाइन की समस्या होती है, ईयर याद करने की समस्या होती है। तो उसके लिए सबसे अच्छा आपको सुझाव ये रहेगा कि आप कोशिश करिए कि जो है एक चस्पा बनाइए पेपर A4 पेपर में, और उसको क्या करिए, दीवार पे चिपकाइए, और महत्वपूर्ण जो दिवस थे, है ना, महत्वपूर्ण ईयर्स थे, उनको आप उसमें नोट डाउन करिए। प्राचीन, है ना, मध्यकालीन और आधुनिक के हिसाब से अलग अलग, है ना। 3 शीट बनाइए, 3 शीट में उनको लिख दीजिए महत्वपूर्ण जो घटनाएं थी, और उसको याद करिए। तो उससे आपको क्रोनोलॉजी भी आसान हो जाएगा समझने में। इसके अलावा याद भी आप बार बार दिखते रहेंगे तो वो हो जाएगा, ठीक है। रोज ब्रश करते टाइम देख लिया, है ना, चेहरे में आईने की जगह उसी को आप देखा करें रोज, ठीक है। तो बहुत इजी हो जाता है पढ़ना, है ना, और तैयारी करना आपके लिए, ठीक है। तो बाकी बहुत सारी चीजें हैं जो छूट रही हैं, बहुत सारी चीजें मैंने बता दी, एक एस्पिरेंट को किस तरह से तैयारी करना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम जब भी मिलेंगे तो हम चर्चा करेंगे, है ना, अगले जो आगे आने वाली तैयारी है ना एग्जाम्स की, उसको कैसे करना है। साथ ही जैसे जैसे हम क्लास करते जाएंगे तो आपको मैं बताते जाऊंगा कि तैयारी करनी कैसी है, कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है ना। तो इस पर चर्चा हम आगे करते रहेंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, है ना। सिलेबस भी हम अगले वीडियो पर ही यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। चलिए।